कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो इधर से रोने की आवाज़। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। इधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और माँ किधर है, आखिर हुआ क्या। लेकिन उधर से सिर्फ़ एक ही रट कि आप फ़ौरन आ जाइए। मैं इसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुंचा, देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए, ये तलाक़ के कागज़ात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं। मुझे तलाक़ देना चाहते हैं भाई जान। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर आए हैं। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये इनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी इनसे ख़राब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि मेरी माँ दूसरों के घर में काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ की एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था। माँ मेरे साथ रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा, तुझे तेज़ बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बनाकर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम इनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो इनकी आदत, इनकी बीमारी, इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बग़ैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसीलिए मैं तलाक़ देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं उन लोगों के हवाले करके इस ओल्ड एज होम में रहूँगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है
तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ़ तो नहीं होगी। जितना बोलते इससे भी ज़्यादा रो रहे थे। इसी दरमियान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग नोएडा पहुँचे। बहुत ज़्यादा गुजारिश करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं इसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहिब? भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूँ। इस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहिब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले लफ्ज़ में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं इसे मार दें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नज़ारा था उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ़ एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो इसे लगा कहीं बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आसपास के कमरों में और भी बुज़ुर्ग थे। सब लोग जाकर बाहर तक ही आ गए। इनकी भी आंखें नम थी। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे हैं थे शायद इन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर माँ और भाई साहब एक दूसरे के जज्बात को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गया। भाभी जी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नज़ारे आँखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, इसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, इसे कमज़ोर नहीं होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफ़त की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है ये कैसे किसी से छुपा हुआ नहीं। अगर आपके आसपास या रिश्तेदार में इस तरह की कोई मसला हो तो उन्हें ये ज़रूर पढ़वाएं और अच्छी तरह समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर बेसहारा नहीं होने दें। अगर माँ की आँख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन माने सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। इस आंचल को बिगड़ने मत देना। इस दिल को छू लेने वाली दास्तान को खुद भी पढ़े और अपने बच्चों को पढ़ने को दें, ताकि इस से इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों, इतनी गमगीन तहरीर के पढ़ने में भी बहुत दिक्कत हुई। यकीन जानिए कि दिल दहल गया इस तहरीर को पढ़ते हुए। सोचा कि आप तक ये तहरीर को पहुंचाना चाहिए, तो इस तहरीर को आप तक पहुंचा के मैं अपना मकसद पूरा कर रहा हूं। अब आप पर है कि आप ये तहरीर दूसरों तक पहुंचाएं या उनको सुनाएं और अपनी माँ की बाप की कदर करें। अल्लाह हम सब पर करम करे। आमीन। मज़ीद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।